चाहूँगा ये भी करवा के बताता हूँ। जिस तरीके से मैंने आपको करवाया था ना वीडियो में, उसी तरीके से आपको करवाऊंगा। ए किसी काम को करने में 36 डेज लगा रहा है, बी किसी काम को करने में 54 डेज लगा रहा है, सी किसी काम करने को 72 डेज लगा रहा है। जब हम बात करते हैं ना कि वो वर्क स्टार्ट करते हैं, ए 8 दिन पहले छोड़ के चला जाता है, बी 12 दिन पहले छोड़ के चला जाता है, तो बताओ कितने दिन काम हुआ। देख छोड़ने वाला काम था ना, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन भी करवाए थे, बट वो कौन से केस में करवाए थे, सिर्फ 2% वाले केस में करवाए थे कि हाँ एक आदमी छोड़ के चल रहा है इतना लगेगा। 3% के केस में बड़े कम क्वेश्चन करवाए थे, और यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है वो डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आ गया जहाँ पे 3% की बात करते हैं। अब अगर इसका क्वेश्चन डिफिकल्ट आया है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक भी आया है, 19 क्वेश्चन था ना, तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, जैसे आपको करवाया था ना, पहला क्वेश्चन करवाया था उसी तरीके का आया हुआ है। तो आप सिर्फ इसी क्वेश्चन को मेंशन करोगे, उस क्वेश्चन को मेंशन नहीं करोगे तो अच्छी बात नहीं है ना। अब यहाँ पर देखो कैसे करना था, आपको क्या कहा था, टोटल वर्क निकाले करो। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 216 इनका एलसीएम हो जाएगा। अब हमने क्या कहा था, इनका एक दिन का काम निकालना है। ये एक दिन में कितना काम करता होगा, 6 यूनिट काम करता होगा ना। ये कितना काम करता होगा, 4 यूनिट काम करता होगा। ये कितना करता होगा, 3 यूनिट काम करता होगा। तीनों मिलकर अगर एक दिन में काम करेंगे, 6 + 4 + 3 13 यूनिट एक दिन में काम करेंगे अगर तीनों मिलकर करते होंगे। टोटल काम कितना करना है, 216 यूनिट का काम करना है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, इसके बाद कहा था कि ए जो है वो 8 दिन पहले काम छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं आपको क्या कहता था कि अगर ए काम छोड़ के चला गया तो बाकी काम कौन करेगा, बी करेगा। वो कब बोलते थे, जब 2% की बात करते थे। यहाँ पे सिंपल सा मेथड, आप एक और अप्रोच बता रहा हूँ, इस अप्रोच से कर सकते हो। बी ए जो है 8 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है ना, अगर 8 दिन, एक दिन में जो बी है वो 4 यूनिट काम करता है, ए 6 यूनिट काम करता है। ये क्या है, 6 यूनिट पर डे, 4 यूनिट पर डे, 3 यूनिट पर डे, समझाया हुआ है ना। ए 8 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है। अगर 8 दिन पहले आप एक काम नहीं छोड़ता तो एक दिन में वो 8 यूनिट काम करता है, एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। 8 दिनों में कितना काम करता है, 6 × 8 48, मतलब 8 दिनों में ए जो है वो 48 यूनिट काम कर सकता था। बी कितने दिन पहले छोड़ के चल जाता है काम, बी 12 दिन पहले छोड़ के चल जाता है। अगर बी 12 दिन पहले काम ना छोड़ता, बी कितना काम करता है एक दिन में, 12 × एक दिन में वो कितना काम करता है, 4 यूनिट ना, तो 12 दिनों में वो कितना करता, 12 × 4 करोगे 48 यूनिट काम करता। अब टोटल काम कितना बनता अगर ये काम छोड़ के नहीं जाते, सारे काम करना स्टार्ट कर दे, तो 312 यूनिट का काम बन जाता। टोटल काम कितना होगा, 312 यूनिट का। आगे वही क्वेश्चन जैसे पहला था, तो यानी कि सी, यहाँ पे पूछना है कि सी जो है वो कितने दिनों में काम करता है, तो सी हर जगह काम कर रहा था। सी ने तीनों बार काम किया ना, इसके टाइम पे भी गया, इसके टाइम पे भी गया, इसके टाइम पे भी गया होगा। अगर इसने काम नहीं छोड़ा था तो सी तो काम कर ही रहा था, इसने काम ना छोड़ा तो भी सी तो काम कर ही रहा था। तो टोटल बात करें, अगर 312 यूनिट काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम यूनिट करते होंगे, ये वाले डिवाइड बाई 13 करना स्टार्ट कर दो। डिवाइड बाई 13 करोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 24 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर कहा हुआ है, अब जो सेकंड क्वेश्चन है ना, अब इसका फॉर्मूला मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि मैंने आपको बड़े पहले पढ़ाया था। ये सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन को फॉर्मूले के हेल्प से करवाया था मैंने, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पूछ लिया, बट सेम टू सेम आपको करवाया था। कुछ फॉर्मूला आप जाके खुद भी वेरीफाई कर सकते हो परसेंटेज वाली वीडियो में। 100 × a + b या x - y या x + y ऐसे करके कोई फॉर्मूला करवाया था। सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया, सेम टू सेम, कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं किए गए। खाली डिफरेंस पता है क्या है, वहाँ पे जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था ना, उसमें आंसर परसेंटेज में था, सिंपल आंसर था, जो परसेंटेज की टर्म्स में आ गया, बाकी कुछ भी नहीं है। अब मुझे वो फार्मूला याद नहीं है, आप ये बोला कि वीडियो में देख लेना, ऐसा कुछ फार्मूला होगा 100 × a + b करके वैसा क्वेश्चन आया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे कर सकते हैं बेसिक अप्रोच से। यहाँ पर कहा है, ए बॉय गेट्स 38% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। हम मानते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स कितने, x हैं। एक आदमी लड़का है, उसको 38% मिलते हैं। 38% मतलब 38/100 मैक्सिमम मार्क्स पे लेता है वो, और वो फेल हो जाता है कितने नंबर से, 60 नंबर से फेल हो जाता है। अगर 60 नंबर उसको मिल जाएंगे तो वो पास हो जाएगा ना, ये क्लियर हो गया। दूसरे लड़के की बात करते हैं, उसके बारे में कहा हुआ है कि वो 44% लेता है। वो क्या करता है, 44% लेता है मैक्सिमम मार्क्स के, और क्या कहा गया है, और उसको 8 नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं, पासिंग मार्क्स से 8 नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं। तो हम इसमें से 8 माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इसको हम पास करवा रहे हैं तो उसको भी पासिंग नंबर तक लाएंगे, तो पासिंग नंबर पे लाने के लिए इसको जो 8 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं वो माइनस कर देंगे। इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल बेसिक अप्रोच है, क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद नहीं है। अगर फॉर्मूला याद हो तो मैं आपको उसकी हेल्प से करवा देता। अब यहाँ पर सिंपली क्या करना था, आपको एक्स को कैलकुलेट करना था। यहाँ पे जब एक्स को कैलकुलेट करोगे, मैंने किया हुआ पहले से ही, जब आप इस क्वेश्चन में एक्स को कैलकुलेट करोगे आपका आंसर जाएगा 400। एक्स आ गया आपके पास, एक्स यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम मार्क्स आपके पास आ गए। पासिंग मार्क्स क्या है, या फिर ये उठा लो या फिर ये उठा लो, 38/100 × 400
प्लस 16, इसको सॉल्व करोगे आपको पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। वो कितने मिलते हैं इसको सॉल्व करने पे? वो 178 आंसर आ जाएगा। अब परसेंटेज की टर्म्स में ना 178 पासिंग मार्क्स डिवाइड बाई टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाई 100 कर लो, ये कैंसिल कर दो, आंसर आपके पास यहाँ पे 42% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी की बात करें, ये लो क्वेश्चन भी थोड़ा सा, हाँ ये क्वेश्चन मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है वो प्रोबेबिलिटी वाला। ये 10th बेस्ड जिसकी होती है ना क्वालिफिकेशन एग्जाम में, उसमें ये नहीं पूछना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ के उन्होंने गलती कर रही है। बाकी पूरे मैथ में मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन और डिफिकल्ट रहेगा, बाकी क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के हैं। इस क्वेश्चन को मैं डिफिकल्ट मानता हूँ, ये नहीं पूछना चाहिए था। एक क्लास है 125 स्टूडेंट्स की, 70% बच्चे जो है मैथमेटिक्स में पास होते हैं। अगर जो मैथमेटिक्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी निकालोगे आपके फेवर में क्या है? टोटल नंबर ऑफ केसेस, ये हो गए मैथ वाले बच्चे। फिर कहा हुआ है कि 55 स्टैटिक्स में पास होते हैं, ये मैथ वाले हो गए। स्टैटिक्स में कौन थे? 55 बच्चे पास होते हैं स्टैटिक्स में, उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? फेवर में कितने? डिवाइड टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए। फिर कहा हुआ है 30% ऐसे जो दोनों में पास होते हैं, 30% ऐसे हैं जो कि दोनों में पास होते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? इंटरसेक्शन यूनिवर्सल कंसेप्ट लगता है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बताऊंगा। ऐसा केस आ जाएगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम, हाँ कि वो सिर्फ फ्रॉम द क्लास हैज पास इन ओनली वन सब्जेक्ट, वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में पास हुआ हो। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो भी, जैसे ये एक में पास हुआ है ये लिख दो, जो दूसरे में पास हुआ है ऐसा लिख दो, माइनस कर दो। यहाँ पे क्या कहा गया था? ठीक है, हु पास इन बोथ, जो दोनों बोथ में पास हुआ था ना उसको माइनस कर दो, जो एक में पास हुआ प्लस दूसरे में पास हुआ प्लस जो बोथ में पास हुआ उसको माइनस कर दो, बट इस टर्म को डबल भी कर देना। ये बात याद रखना, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 70 + 55 125 डिवाइड 125 माइनस 60 बाई 125, इसको आपको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो 13/25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन तो बिल्कुल बच्चे वाले क्वेश्चन है ना, एक कार्ड जो है वो ड्रॉ किया गया, उसमें नंबरिंग 1 से लेकर 100 तक करी गई है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि स्क्वायर नंबर निकलेगा। आपको पता है 1 से लेकर 100 तक स्क्वायर कौन से आएंगे? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर भी आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 वो भी आ जाएगा, 4 का स्क्वायर भी आ जाएगा, 5 का स्क्वायर भी आ जाएगा। करते तो हम 10 तक जाएंगे, 10 का स्क्वायर 100 है ना, मतलब 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर सारे के सारे वहाँ पर आ जाएंगे। इसका मतलब हमारे फेवर में कितने? 10 केस हमारे फेवर में, टोटल नंबर कितने? 100 हैं। 10/0 की बात करें 1/10 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लीस्ट नंबर सेम टू सेम क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है, क्या नहीं करवाया हुआ है? एलसीएम एचसीएफ भी बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। लीस्ट नंबर विच वन डिवाइड बाय 12, 15, 20, 20, 54 लीव्स रिमाइंडर। ऐसे केस में आपको क्या कहा था? जब भी ऐसा केस हो जाएगा नंबर का पहले एलसीएम निकाल दो। 12, 15, 20, 54 का एलसीएम निकालोगे 540 आ जाएगा। एलसीएम एचसीएफ निकालना आपको बड़े अच्छे से समझाया हुआ है, ट्रिक से भी समझाया हुआ है, जनरल मेथड से भी कराया हुआ है। जो भी एलसीएम आएगा उसमें रिमाइंडर को ऐड कर लो, 544 आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी करवाया हुआ है। एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ये भी आपको करवाए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं। एवरेज में वीडियो देखोगे ये क्वेश्चन आप कर लोगे। एवरेज का फॉर्मूला बताया था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कहा गया एवरेज जो एज है फ्रेंड के ग्रुप्स की वो 32 ईयर्स है। एवरेज एज कितनी है फ्रेंड के ग्रुप की? 32 ईयर्स है। और यहाँ पर कहा गया वन मोर फ्रेंड ऑफ एज, एक और फ्रेंड यहाँ पर आ जाता है जिसकी एज होती है 25 ईयर्स की। जब वो फ्रेंड यहाँ पर आता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ठीक है, एक और फ्रेंड जिसकी उम्र 25 साल है वो ज्वाइन करता है ग्रुप में। तो बताओ कितने फ्रेंड्स थे उस ग्रुप में? और अगर उनकी एजेस का सम की बात करें, जो सम आएगा उनकी एज का वो कितना आ जाएगा? 249। कितने लड़के थे उस ग्रुप में वो आपको नंबर बताना है। बट ये 259 सम कब आया? जब वो 25 उम्र लड़का हमने ऐड किया, हम उसको माइनस कर लेते ना, हम उसको माइनस कर लेते क्योंकि एवरेज जो थी वो पहले बाकी लड़कों की थी, जब 25 साल का उसमें ऐड किया गया तब सम ये बना था। हम करेंगे उस सम में से उस 25 साल लड़के को माइनस करेंगे ताकि हम इक्वेट कर सकें। बस सिंपल है, इसको सॉल्व करना है। एन 32 को यहाँ पे डिवाइड में ले आओ, एन को यहाँ पे ले आओ। इसको जब सॉल्व करोगे तो एन आपके पास कितना आ जाएगा? एन आपके पास 7 आएगा। इसको सॉल्व करने पे एन 7 आ जाएगा। टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? जो आपने माइनस किया था ना एक बंदा, इसको भी ऐड कर दो तो 8 आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हमने एवरेज वाली वीडियो में करे हुए हैं, आप जाके देख सकते हो। आगे चलते हैं, बाकी जितने भी क्वेश्चन आपके सामने लिख दिए मैंने मैथमेटिक्स के लिए, अब आपके लिए समझना इजी हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पर जैसे हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, यहाँ पर कहा गया था आपको ए वॉल्स हैं और रूफ है रूम का, उसकी हाइट दी हुई है 10 फीट लेंथ है, 8 फीट विड्थ है, 10 फीट हाइट है। हाउ मच विल इट कॉस्ट? 5 पर स्क्वायर फीट। अब यहाँ पे मेंसुरेशन वो करवाया था ना, क्यूबाइड का कंसेप्ट करवाया था। लेंथ फीट हाइट अगर 3D फिगर होगी और इतनी डिफरेंट है वो क्यूबाइड हो जाएगा। और ये भी करवाया था जब रूम्स का एरिया वगैरह निकालना है, वॉल्स का एरिया निकालना है, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लिटिल सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि आपको फ्रंट जो रूफ की बात करें, फ्लोर की बात, उसको नेगलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर आपको ये काम करना है, यहाँ पर आपको चारों वॉल्स को भी पेंट करना है, छत को भी पेंट करना है। जब चारों वॉल्स को पेंट करना है आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा। करवाया था या नहीं करवाया था? ऐसे क्वेश्चन भी आपको करवाया था कि चारों वॉल का एरिया निकालो, वहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया आपको करवाया था।
सबसे पहले हमें काम क्या करना था, कर्व्ड सरफेस एरिया को निकालना था। उसको फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला उसका ये वाला था। जब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, लेंथ भी दी है, विड्थ भी दिया, हाइट भी दी है, आपका कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। बट सिर्फ 4 दीवारों को नहीं पेंट करना है आपने छत को भी करना है। छत के लिए आपको लेंथ और विड्थ चाहिए, और एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू विड्थ आ गया। टोटल एरिया आपको जो कवर करना है वो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ऐड करने में 440 आ जाएगा। मतलब 440 स्क्वायर फीट के एरिया पे आपको पेंटिंग वगैरह करनी है, पेंट वगैरह करना है। 1 स्क्वायर फीट की कॉस्ट 5 रुपये है, तो 440 की कितनी हो जाएगी, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 2200 आपको आंसर आ जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आपको करवाए हो, जाके वीडियो देखना मेंसुरेशन वाली। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है विच नंबर मस्ट बी एडेड, कौन से नंबर है इसमें हम ऐड करेंगे तो आपकी जो आपकी रेशियो है वो कितनी बन जाएगी। ठीक है, किस नंबर को हम ऐड करेंगे, रेशियो जो है 2:3 के बराबर बन जाएगी। अभी ऐसा क्वेश्चन था, आपको नहीं भी आता, आप 1 बाय 1 ऑप्शंस की हेल्प लो। 7 13 था, इसमें पहले आप ऑप्शन नंबर ए में 1 है, 1 1 ऐड करो, फिर 2 2 ऐड करो। मैंने करके देखा, जब 5 5 ऐड करा 12 आ रहा था, 18 आ रहा था। 602 से मल्टीप्लाई करो, 603 से मल्टीप्लाई करो, 2:3 की रेशियो बन गई ना। किसको ऐड करने में बनी है, 5 को ऐड करने में बनी है। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था ये वाला, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी थी। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 साल पहले ऐसे क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं, अब मुझे पता नहीं याद है कि वो फॉर्मूले की हेल्प से करवाए थे, बेसिक मेथड से करवाए थे, यहाँ पर आपको बेसिक मेथड से करवा रहा हूँ। 5 साल पहले भारती की मदर जो थी 3 टाइम्स से बड़ी थी। 6 सालों के बाद वो जो डबल हो जाएगी भारती के, प्रेजेंटेज भारती के क्या है, हम 5 साल पहले मानते हैं कि भारती की प्रेजेंटेज x हो जाएगी, और 5 साल पहले भारती की माँ से 3 गुना बढ़ थी ना, तो 3x हो जाएगी। प्रेजेंट की बात करें, 6 साल बाद की बात करें, भारती की माँ से डबल हो जाएगी। 6 साल के बाद क्या हो जाएगा, ये 5 साल पहले की उम्र थी और 6 साल बाद की उम्र, दोनों को ऐड करेंगे। प्रेजेंट एज से 5 साल पहले, प्रेजेंट एज से 6 साल बाद, दोनों एज को ऐड करेंगे। इसमें हमें 11 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास होगी भारती की माँ की एज, ये होगी भारती की एज। भारती की प्रेजेंट एज से 5 साल पहले की एज में ये 5 साल भी ऐड करना पड़ेगा, और आने वाले 6 साल भी ऐड करने पड़ेंगे। दोनों एज की रेशो क्या है, ये डबल हो जाएगी ना, 2:1 की रेशो आ जाएगी। बस सिंपल सा फंडा, यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। जब x की वैल्यू 11 आ जाएगी, इसको सॉल्व करोगे, x की वैल्यू 11 आ जाएगी, बट ये x 5 साल पहले था, आपको प्रेजेंट एज बतानी है, 5 साल ऐड करने पड़ेंगे, 16 आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, जो स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन थे ना ये वाले, हाँ ये तो हो गया आपके सामने। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्यूबाइड है, उसकी लेंथ जो है विड्थ के बराबर दी हुई है, वॉल्यूम दी हुई है, हाइट भी दी हुई है, लेंथ बतानी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट फॉर्मूला क्यूबाइड का, वॉल्यूम आपको दी हुई है, हाइट भी दी हुई है, कहा कि विड्थ और लेंथ बराबर है। अगर एल लेंथ तो मैं विड्थ को भी एल मान लेता हूँ क्योंकि बराबर है ना। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये 1.5 डिवाइड में चला जाएगा, इसको सिंपली 10 भी बना सकते हो ऐसे करके। इसको सॉल्व करोगे तो एल स्क्वायर 16 आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे एल 4 आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक से कैलकुलेशन थे, आप आराम से कर सकते थे। बस आप क्वेश्चन देख के डर जाते हो, क्वेश्चन देख के नहीं डरना होता है। एक बार उसको ट्राई करोगे अपने आप सब कुछ समझ आ जाएगा। क्वेश्चन देख के कभी भी स्किप मत करना, उसको ट्राई करते ना, अपने आप समझ आएगा, हाँ ये तो मैंने पढ़ा हुआ है। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी सेम टू सेम आपको क्वेश्चन कराया हुआ है। एवरेज ऑफ 4 सक्सेसिव ऑड नंबर्स, ऑड नंबर है ना आपके सामने, उनकी एवरेज 34 दी हुई है। पहला ऑड नंबर अगर x है, दूसरा x+2 करना पड़ेगा। क्यों, अगर पहला नंबर ऑड 1 है, दूसरा 3 हो जाएगा, 2 ऐड कर रहे हैं, फिर 5 हो जाएगा, 2 ऐड कर रहे हैं। हमें पता नहीं थे कौन से नंबर थे, हम पहला x मानते हैं, x+2 x+4। 4 नंबर हमारे पास ऐसे हैं जिनकी एवरेज जो दी हुई है, कितनी दी हुई है एवरेज। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 है। इनकी एवरेज आपको दिया 34। आपको बताया कि बताओ स्मॉलेस्ट नंबर की वैल्यू क्या होगी। इनमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, x वाला स्मॉलेस्ट नंबर है ना। अब फॉर्मूला हमें पता है, हमने ऐसा क्वेश्चन वीडियो में किया भी हो, एवरेज वाली वीडियो में। हमें पता है एवरेज किसके बराबर होता है, एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको एवरेज कितनी दी है, 34। सम आप इन सभी का कर सकते हो, x+x+2 करके कुछ ना कुछ ऐसे नंबर आपके पास x के टर्म में आ जाएगा। और नंबर कितने, 4 ऑर्डर नंबर थे ना, सब कुछ आपको दिया हुआ है, x की वैल्यू आपको निकालनी थी, आपको आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक आदमी है, उसको 20% सैलरी बढ़ा के मिलती है, तो बताओ उसकी सैलरी जो नई सैलरी बढ़ाने के बाद है वो 24,600 है, उसकी ओल्ड सैलरी थी। पहले सैलरी 100% थी, अब 20% बढ़ गई है, तो मैंने कि 120% किसके बराबर हो जाएगा। 120% सैलरी उसकी जो है वो किसके बराबर होगी, 24,600 के बराबर होगी। यहाँ से 1% निकाल दो और फिर 1% आ जाएगा, 100% निकाल दोगे, 1% 205 के बराबर हो जाएगा, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2050 आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन करवाए हुए, सिर्फ आपको लगता है कि नहीं करवाए हुए, बट सब करवाए हुए हैं।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 13 क्वेश्चन की। लेंथ रूम की दी है 15 मीटर, विड्थ दी है डबल इस हाइट। अब लेंथ दी है 15, विड्थ दी उसकी हाइट की डबल है, एरिया 4 वॉल्स का दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, आपको एरिया दिया 4 वॉल्स का, क्यूबाइड का लेटरल सरफेस एरिया निकालना, फॉर्मूला के सामने ये होता है और 250 के बराबर दिया हुआ है। लेंथ आपको दी है 15, हाइट आपने खुद से ज्यूम कर ली 5 क्योंकि विड्थ उसके डबल है ना। ऑप्शन हमने देखा है बी 10 आपको देखने को मिल रहा है ना, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ 5, 8, 10, 19 इसमें से मैं 8 को यूज़ कर लेता हूँ और 10 को यूज़ कर लेता हूँ, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। मैंने 10 को यूज़ करा विड्थ, तो हाइट 5 हो जाएगी। फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करना है, ये भी जो टर्म है ये भी 250 हो जाएगी, ये भी 250 हो जाएगी। इसमें तो करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इफ अ प्राइस ऑफ आर्टिकल, आपको फॉर्मूला करवाया था ये वाला इंक्रीज डिक्रीज वाला, 17 पॉइंट कुछ आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 18 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, एवरेज वेट दिया हुआ 8 बॉक्स का, वो 2.5 kg से बढ़ जाता है, कुछ गुड उसमें ऐड जाते हैं, बताओ कितने गुड्स ऐड करेंगे। अब ये एवरेज वाला क्वेश्चन था ना, हमने पीछे किया था कि किसी का वेट उसमें ऐड किया गया था या एक जगह 25 साल की उम्र का वहाँ पे आ गया था। क्वेश्चन वो चीज़ एडिशन दी होती तो भी आप कर पाते हैं, यहाँ पे वैसे कुछ दिया ही नहीं हुआ, इसका नॉट डिटर्मिनेबल आ जाएगा, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। 16 क्वेश्चन की बात करें, डायलिंग का टेलीफोन नंबर, एक आदमी इसको लास्ट के 3 डिजिट भूल जाते हैं जब वो टेलीफोन नंबर डायल करता है। उसको खाली इतना पता है कि तीनों नंबर डिफरेंट थे जो उसने डायल किया रैंडम में, तो बताओ क्या चांस है कि जो नंबर वो होगा, जो नंबर वो चांस वगैरह डायल करेगा वो करेक्ट होगा। अब होता क्या प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, फेवरेबल केस डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ केस। इतना तो टोटल केस कितने बन जाएंगे, 3 नंबर आपको बताना ना, जो नंबर है 111 भी हो सकता है, करते करते 999 तक भी जा सकते हैं, 3 डिजिट की बात करेंगे ये हो सकता है, और 000 भी तो हो सकते हैं लास्ट में 3 नंबर। इसका मतलब 999 नंबर तो ये वाले हो गए यहाँ से लेके यहाँ तक, प्लस एक नंबर ये वाला हो गया, मतलब टोटल केस कितने हो जाएंगे 1000 हो जाएंगे, डिवाइड में 1000 आ जाएगा ना। और करेक्ट नंबर तो एक ही होगा ना, जो भी नंबर करेक्ट होगा वो तो सिर्फ एक ही होने वाला है, सारे नंबर तो करेक्ट हो नहीं सकते, तो 1/1000 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके फेवर में क्या, जो करेक्ट होगा, करेक्ट नंबर एक ही होगा, डिवाइड टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाएगा। आगे 30% ऑफ ए जो है वो 0.25 के बराबर है। 30% ऑफ ए 0.25 मतलब 25/100 इसके बराबर है। आपने सिंपल काटना स्टार्ट कर दिया, ऐसे लिख दिया, ए और बी को कंपेयर कर लो, ए टू बी आ जाएगा, बी और सी को कंपेयर कर लो, बी टू सी आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन वो करवाया हुआ है, क्यों नहीं करवाया, रेशो क्वेश्चन करवाया तो हुआ है। आपको ए टू बी टू सी निकालना था, कैसे निकालोगे ए टू बी टू सी, देखो सिर्फ आपको ये भी कराया हो ना, ये जो स्टेटमेंट है कैसे सॉल्व करते हैं, आपको ट्रिक से भी करवाया था, बेसिक मेथड से भी कराया था। A/B/C सॉल्व करना था ना, A/B कितना आया आपका 10:12 आया, या फिर इसको सॉल्व करोगे 10:12 को सॉल्व करोगे आ जाएगा 5:6 आ जाएगा। A/B 5:6 आ गया, B/C 4:5 आया था। क्या कहा था, खाली स्पेस में वही नंबर लिख दो, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो, 20, 24, 30, ये 4 के टेबल में आता है नहीं, अगर 2 के टेबल में करूँ 10, 12, 15, 10:12 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगर एक स्टूडेंट है उसके पास 5 घंटे उसको होमवर्क के लिए मिलते हैं और वो सिर्फ 3.5 घंटे काम करता है, तो बताओ कितना पार्ट उसको अभी भी काम करना है। 5 घंटे उसको मिलते हैं काम करने के, 3.5 घंटे वो काम करता है। स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं दोनों का 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि 10 घंटे वो काम करता है, 7 घंटे उसने काम किया है, ठीक है। तो कितना पार्ट रहता है उसका, 10 घंटे उसको करना चाहिए था, उसने 7 घंटे किया, 3 पार्ट रहता है आउट ऑफ 10, 3/10 आपका आंसर आ जाएगा। पी एंड क्यू जो है किसी काम को कंप्लीट करने में, ये पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। पी और क्यू जो है किसी काम को कंप्लीट करने में 3 दिन लगाते हैं, पी और क्यू मिलकर काम करते हैं 3 दिन लगाते हैं। और अगर हम बात करें पी की बात करें, पी अकेले कितने दिन में काम करता है, 12 दिन में खत्म करता है। पहले पूरा टोटल वर्क निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे 12 आ जाएगा। ये 1 यूनिट काम करता होगा दिन में, ये 4 यूनिट 1 दिन में काम करता होगा, दोनों मिलकर करेंगे। तो यहाँ पर आगे क्या कहा गया है, पी 1 यूनिट काम करता है, पी और क्यू 4 यूनिट काम करते हैं। अगर सिर्फ क्यू की बात करते हैं, क्यू 1 दिन में कितना काम करता, 3 यूनिट का काम करता, टोटल कितना दिन लगाता, 12/3 करते 4 डेज आ जाता। बिल्कुल पहला क्वेश्चन जो आपको करवाया था टाइम एंड वर्क में वो इसी तरह का करवाया था। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज 74। फादर की एज x है, सन की एज y है, दोनों की एज का सम 74 है। और कहा गया 8 साल के बाद फादर डबल हो जाएगा। फादर की एज में 8 साल ऐड कर लो, सन की एज में 8 साल डबल कर लो, फादर जो डबल हो जाएगा सन का। क्लियर, करेक्ट हो गया। एक इक्वेशन ये बनी है, एक इक्वेशन ये बनेगी, सॉल्व करोगे y22 आ जाएगा। जब y22 आ जाएगा किसी भी इक्वेशन में डाल दो x52 आ जाएगा। ये सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैथ में मॉडरेट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपसे नहीं पूछे जाने चाहिए थे, वो आपसे पूछे हुए हैं। और 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट लेवल के थे। मतलब 15 क्वेश्चन तो आपके बेसिक्स जो हमने करवाए हुए हैं, बाकी 4-5 क्वेश्चन पेपर ऐसे थे जो कि नहीं करवाए थे, या करवाए थे बट उस लेवल तक नहीं करवाए थे, तो इसलिए थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का चला गया। बाकी पूरा का पूरा पेपर ईजी था। जिनका आने वाले टाइम पे एग्जाम होने जा रहा है
उन्हें रीजनिंग आपको समझ आ गई है, रीजनिंग बेसिक लेवल है, इंग्लिश भी बेसिक पे फोकस करना है, ज़्यादा फोकस आपको क्या करना है करंट इवेंट्स, स्पोर्ट्स के जो भी करंट इवेंट्स हो ना, स्पोर्ट्स को लेकर जो भी चाहे इंटरनेशनल लेवल के क्यों ना हो वो पढ़ना स्टार्ट कर देना। डीजी से क्वेश्चन आ रहा है, आपको पैटर्न आपके सामने आ गया ना, इन क्वेश्चन पर फोकस करना, और हो सकता है आपके टाइम पे जीके आसान हो जाए या कुछ और डिफिकल्ट हो जाए, जो भी है रीजनिंग बेसिक रहेगी, इंग्लिश बेसिक, मैथमेटिक्स भी बेसिक बेसिक रहेगा, थोड़ा मॉडल लेवल का आने वाला है, जीके के लिए तैयार रहना। थैंक यू, जय हिंद।